गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह की दूसरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोशिश करेंगे कि आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को हम कंप्लीट कर दें। आज हम हमारा शतक पूरा कर दें और सो करके हम इसको आज बंद करके कल वेक्टर स्टार्ट कर दें, सदिश। कल से हम सदिश जो है उनको शुरू कर दें। आशा है कि आज हम ये कर जाएंगे। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ फटाफट, ताकि आज से शतक पूरा कर दें। जल्दी जल्दी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82। डब्ल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है यूनिटी का, इकाई का घनमूल है। तो बताओ ओमेगा गुणा ओमेगा स्क्वायर गुणा ओमेगा क्यूब डैश डैश ओमेगा की पावर एन तक की गुणा की जाए तो ये किसके बराबर होगी? यह किसके बराबर होगा? ये भैया किसके बराबर होगा? ठीक है, ओमेगा गुणा ओमेगा स्क्वायर गुणा ओमेगा क्यूब गुणा डैश 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 गुणा 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 ओमेगा की पावर एन तक गुणा किया जाए तो बताओ ये गुणा किसके बराबर आएगा? क्या आएगा? जल्दी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो हमसे कहा गया ओमेगा यानी इकाई का घनमूल, और ओमेगा बराबर -1 प्लस आयटा √3/2। आपको करना है ओमेगा गुणा ओमेगा स्क्वायर गुणा ओमेगा क्यूब गुणा ओमेगा की पावर 4 गुणा ओमेगा की पावर n, और बताना है कि इन सब की गुणा करने पर क्या आएगा। तो अगर हम गुणा करें तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है, तो घातें जुड़ जाएंगी तो घात हो जाएगी 1 + 2 + 3 + 4 + n, और 1 से लेकर n तक का जोड़ हो जाता है n + 1/2। अब देखते हैं क्या क्या आ सकता है। n का मान 1 लेने पर, n का मान 1 लेता हूं तो यह आ जाएगा 1 × 2/2 यानी 1, यानी ओमेगा आ गया। n का मान 2 लेने पर यह आ जाएगा 2 × 3/2, 2 से 2 कट गया, ओमेगा क्यूब आ गया, ओमेगा क्यूब यानी 1 आ गया। n का मान अगर 3 लेता हूं तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 3 × 4/2, है ना। 3 × 4/2 6, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 यानी 1। अगर n का मान मैं 4 लेता हूं तो 4 लेने पर आ जाएगा 4 × 5/2 यानी ओमेगा की पावर 10, और ओमेगा की पावर 10 ओमेगा आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो या तो आंसर 1 आ रहा है या ओमेगा आ रहा है। आंसर या तो 1 आ रहा है या ओमेगा आ रहा है, तो दोनों आंसर है, एक भी आंसर है ओमेगा भी आंसर है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हुआ डी, बोथ बी एंड सी। बी और सी दोनों आंसर है। देखो ये ओमेगा है, लिखने का तरीका बदल दिया बंदे ने, क्योंकि ब्रैकेट खोलोगे तो वापस आपका यही आ जाएगा। माइनस कॉमन लेके शक्ल बदल के थोड़ा सा दिमाग से खेलने की कोशिश की गई है। एक्चुअल में ये ओमेगा ही है, तो बी और सी दोनों ही सही है। एन के आधार पे दो मान आएंगे, या तो कभी एक आएगा या कभी ओमेगा आएगा। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल 83 आपसे कहता है कि भाई जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई है, डब्ल्यू बराबर जो है वो 1 माइनस आइटा जेड बटा जेड माइनस आइटा है, ये डब्ल्यू है। इस प्रकार से जेड पे डिपेंड करता है। डब्ल्यू ऐसा है जिसका मापांक 1 है, मॉड ऑफ डब्ल्यू 1 है, तो बताओ जेड कहाँ होगा?
जेड जो है वो कहाँ होगा, अगर डब्ल्यू का मापांक 1 हो तो जेड कहाँ होगा, जेड विल बी एट इमेजनरी एक्सिस, मतलब जेड जो है वो काल्पनिक अक्ष पे होगा, जेड आपका रियल एक्सिस पे होगा, जेड एक यूनिट सर्कल पे होगा, मतलब इकाई त्रिज्या के सर्कल के ऊपर होगा, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा। बताओ जेड कहाँ होगा अगर डब्ल्यू का मापांक 1 हो और डब्ल्यू और जेड इस तरीके से इस फॉर्मूले द्वारा जुड़े हुए हो, तो बताइए कि क्या होगा। तो थे सोच लो, 1 2 3 क्या करना है, 4 5 6 7 8 9 10, आपका समय खत्म होता है। चलो शुरू करते हैं, दोनों तरफ मोड़ लेने पर। 1 माइनस आइटा जेड, डब्ल्यू को मापांक 1 हो गया, दोनों का मापांक अलग अलग कर दिया, अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, वज्र गुणा कर दो, वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर कट गया, सारा ही कट गया। अच्छा ये गलत हो गया, यहाँ वाला ये प्लस था, ये माइनस था। ये उधर वाला प्लस है, ये आ गया माइनस का 4y बराबर 0, y बराबर 0, y का मान 0 है, मतलब काल्पनिक मान 0 है, इसका मतलब वो एक रियल लाइन पे है, z विल बी एट रियल एक्सिस, क्यों, क्योंकि हमारा z बराबर है x प्लस आइटा y, और y का मान तो 0 आ गया, y का मान 0 आ गया, इसका मतलब z बराबर x हुआ, है ना। या कोऑर्डिनेट के हिसाब से बात करें तो जेड एक्स कोमा वाई होता है, तो वाई का मान 0 आ गया, वाई का मान 0 आने का मतलब ये एक्स एक्स के ऊपर है, वाई का मान 0 हुआ है, इसका मतलब एक्स एक्स पे है। हाँ वो ठीक कर दिया, ठीक है, इससे ये पूरा होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 84।
y बराबर 0 यानी x एक्सिस, क्योंकि y बराबर 0 x एक्स पे होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल। इसे छोड़ दे यार, कैलकुलेटिव ज्यादा है ये, इसको बाद में देखेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन मांग रही है। ये देखो Z1 Z2 Z3 Z4, ये 4 पॉइंट्स है, बिंदु है किसके, पैरेललोग्राम के, मतलब समांतर चतुर्भुज के। अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो बताओ कौन सी बात सत्य है। अगर Z1 Z2 Z3 Z4 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो इनमें से कौन सी बात सत्य है। अगर Z1 Z2 Z3 Z4 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है। छोटा सा क्वेश्चन है यार, बहुत छोटा, बहुत छोटा क्वेश्चन है। इन ऑप्शंस पे विचार करो। इस ऑप्शन को ध्यान से देखो। इन ऑप्शन का समांतर चतुर्भुज से कोई संबंध है क्या। इन ऑप्शंस का क्या समांतर चतुर्भुज से कोई ऑप्शन है। क्या इन ऑप्शन को ध्यान से देखो, क्या इन ऑप्शंस का समांतर चतुर्भुज से कोई संबंध है। ध्यान से देखो। तो बिल्कुल है। क्या है वो, ये है कि ये चारों के चारों समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये Z1, ये Z2, ये Z3, ये Z4। और समांतर चतुर्भुज की एक खास बात ये होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब एक दूसरे का मध्य बिंदु एक होता है। मतलब इसका मध्य बिंदु भी यही है, इसका मध्य बिंदु भी यही है। मतलब ABCD, AC का मध्य बिंदु भी वही होगा और BD का मध्य बिंदु भी वही होगा। तो ये मध्य बिंदु दोनों विकर्ण का होगा। यह मध्य बिंदु दोनों विकर्ण का होगा, पहले विकर्ण का भी होगा और दूसरे विकर्ण का भी होगा। और पहले विकर्ण के हिसाब से मध्य बिंदु होगा वो होगा Z1। दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, ये मध्य बिंदु आ गया। ये तो आ गया AC का मध्य बिंदु, और BD का मध्य बिंदु भी यही है, Z2 प्लस Z4 बटा 2, 2 से 2 कट गया। Z1 Z3, Z1 प्लस Z3, Z2 प्लस Z4 बराबर है ना। Z1 Z3 Z2 Z4, बी आपका आंसर हो गया। इस सर्कल की रेडियस बताओ, मतलब त्रिज्या बताओ।
इस सर्कल की त्रिज्या कितनी होगी? एक्चुअली डिजिटल बोर्ड्स के अंदर काफी सारा फीचर्स एक्स्ट्रा भी आवे, इनका भी यूज कौन करे? ये बेचारा खूब सारी चीजें देवे। एक वो है कर्टन रेजर, मतलब पर्दा उठ रहा है। ये देखो, अब ये 10,000 के लिए सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखा, मतलब क्या 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 कमाल कमाल फीचर है ना? ये सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है। पता नहीं, मैंने भी आज आज ही ट्राई की है। मतलब ये भी एक ऑप्शन है, पर्दा उठाने का भी एक ऑप्शन है कि आप अपने सवाल पे से पर्दा उठा सकते हैं। ये लो, आपके स्क्रीन पर सवाल ये रहा, अब आपको बताना है कि त्रिज्या कितनी है। मतलब जैसे मोबाइल में आते हैं ना फीचर्स, जैसे मोबाइल में फीचर्स आते हैं वैसे डिजिटल बोर्ड के ऊपर भी फीचर्स आने लग गए। डिजिटल बोर्ड में भी खूब सारे फीचर्स देने लग गए। एक फीचर मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, वो टाइमर होता है कि आप मान लो, जब आप अभी तो क्या, जब बाद में हम प्रैक्टिस करें और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करें, तब इसमें एक टूल है। पहले पर्दा हटाना पड़ेगा, ठीक है। एक टूल है जिसका नाम है टाइमर। ये बड़ा ठीक लगता है मेरे को, ये वाला। ये ठीक है, आपने सेट किया 1 मिनट का टाइमर, डन, ये चालू हो गया। इससे क्या, वो एक टाइमिंग जो है ना उसको मेजर किया जा सकता है कि जो आंसर है वो कितनी देर में आ रहे हैं, कौन कितनी जल्दी रिप्लाई कर रहा है। ये तब काम करता है। अभी तो नहीं, अभी तो पहली बार ही कोर्स कर रहे हैं, ज्यादातर लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो अभी तो ये होगा ही नहीं। लेकिन बाद में क्या होगा कि जब अपन एग्जाम ओरिएंटेड, जब एग्जाम के आसपास हो, उस समय जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय तो सारा एग्जाम के लिए होगा। तो उस समय ये टाइमर जो है ना ये काम कर सकता है कि क्वेश्चन दिया, टाइमर ऑन कर दिया, क्वेश्चन दिया, टाइमर ऑन कर दिया। तो उस टाइम के खत्म होने से पहले पहले जिनके आंसर आ गए वो सही है, जिनके नहीं आए इसका मतलब उनकी स्पीड में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा और बेहतर होने की जरूरत है। तो ये अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है ये, इसे बाद में काम में लेंगे। ये देखो, जैसे इसका टाइम हो जाएगा, टाइमर होते ही ये देखो, लास्ट के 4-5 सेकंड, टू टू टू, और ये टाइम खत्म, है ना? चलो, काम की चीजें हैं, बाद में काम में लेंगे। जेड का मान, जेड का मान, जेड एक्स प्लस आइटा वाई, तो जेड का संयुग्मी हो जाएगा एक्स माइनस आइटा वाई। मान यहाँ रख दें, एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स माइनस आइटा वाई, 2 - 3 आइटा, एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स माइनस आइटा वाई, +4 = 0। ब्रैकेट खोल दूं, ये तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाले ब्रैकेट गुणा करें,
आइटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3y। दो एक्स माइनस 2 आइटा वाई, 3 आइटा एक्स। जी बराबर 2, एफ बराबर 3, सी बराबर 4। वर्त के समीकरण से तुलना कर ली और त्रिज्या आर बराबर आ जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी यानी 2 4 9, सी का मान है 4, तो त्रिज्या आ गई 3। शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 बराबर 2। जेड माइनस 2, ये उधर चला गया, जेड का मान हो गया दोनों तरफ वर्क करने पर।
पदों को एक तरफ करने पर 4x² में से x² गया 3x², 3 ही y², x हो गए हमारे माइनस के 24x, उधर से 4 आके माइनस के 20x। y कोई है नहीं, और 9 चौक 36, 36 में से 4 गए 32, 3 का भाग दे दूं, x² प्लस y² माइनस 20/3, 32/3 बराबर 0। g का, f का और c का मान निकाल लो। 2g बराबर माइनस 20/3, 2f, y का कोई गुणांक नहीं है, c का मान 32/3, g का मान माइनस 10/3, f का मान 0, g आ गया, f आ गया, c आ गया, तो त्रिज्या आ जाएगी r बराबर अंडर रूट g² प्लस s² माइनस c, r बराबर अंडर रूट g² 100/9, s² 0, c का मान 32/3, ये हो गया 64, 64 का 36, 36 का 6, 6/9, 64। 6/3 है ना, 2, 2 तो है ही को नहीं यार, कई गलती करी मैं, 2/3 हो जैसी है। अच्छा 3 से गुणा करें 96 आवे। अच्छा माली गलतियां अलग ही लेवल की है, कट्ठू 64 आ रही है कि था, ये तो थे बचा लियो, वरना मेरे तो 64 ही आता रहता है, है ना, क्लास में पढ़ाऊं अब बात ठीक है, थे ठीक कर दो, नहीं मेरे तो 64 ही आता रहता है। मेरे तो 32 दूनी 3 से गुणा कर रहे हूँ, है ना, गुणा तो 3 से कर रहे हो, लेकिन 32 दूनी चाल रहे, और वे 64 आता रहता है, वो घटकर 36 आता रहता, तो 36 को 6, 6/3 2, और अगर 2 लाद जाता तो सोचो, अगर 2 ही में लाद जाता तो ऑप्शन में 2 तो मरा देना ये तो दिनमान थोड़ा ठीक है, 2 कौन लाद दिया, 2 लाद जाता तो टिक हो जाता, तो सबसे भाग्यशाली, तो भाग्यशाली हूँ फिर इसका मतलब, आप गलतियां करो और वो आपकी गलतियां ऑप्शंस में ना हो तो कमाल है ना, आप गलतियां करो और गलतियां ऑप्शन में ना हो, वाह भाई वाह, कितना भाग्यशाली है ना। तो एज ए कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भाग्यशाली होने की परिभाषा ये होती है कि वह विद्यार्थी जो गलतियां करे और वो गलतियां ऑप्शंस में ना हो, ऐसे विद्यार्थी को गणितीय रूप से भाग्यशाली समझा जाएगा। मैं को सोचा सैप आप सब करा इसी गलतियां, बस मैं थोड़ी ज्यादा करूं, और मैं ई खाता करूंगा, कोई परीक्षा कौन देनी, है ना, वो सुख है, वरना मारे जाओ। कर दो इन्हें फटाफट।
तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 बटा z+1 बराबर π/3। हाँ वही एक वो पहले से प्री दिमाग में होता है ना कि भाई 100 आया है तो 100 के साथ 64 आएगा। कौन 96 में सोचता है, कौन 96 में सोचता है? तो अब इतना दिमाग लग रहा है कि भाई पूरा पूरा आएगा, पूरा पूरा आएगा तो 64 ही लगा कि भाई 64 आएगा, तो 100 में से 64 चला जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 पूरा वर्ग बन जाएगा। तो दिमाग में वो 36 वो रह गया। अच्छा ठीक है, इसे भी निपटा दो फटाफट। इसको 2 टुकड़ों में कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 माइनस, ये माइनस भाग में ना तो माइनस में ले लिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो गया हमारा x प्लस आइटा वाई, तो x -1 एक साथ प्लस आइटा वाई x प्लस 1 प्लस आइटा वाई बराबर π/3। ये बन गया tan इनवर्स। कोणांक होता है tan इनवर्स काल्पनिक भाग जो कि y है, वास्तविक भाग x -1 है, y/x-1 माइनस tan इनवर्स उस दूसरे का कोणांक y/x+1 बराबर π/3। अब tan इनवर्स वाला सूत्र लगा दो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। कट गया, tan इनवर्स उधर आ गया, tan बन जाएगा ऊपर ब्रैकेट खुलेगा x y कट गया, 2y हो गया, 2y बटा x² प्लस y² माइनस 1, इधर हो गया tan π/3, tan π/3 यानी √3, ये √3 हो गया, 2y बराबर √3 x² प्लस y² माइनस 1, √3 को इधर भेज दो, फिर इसको इधर ले आओ, x² प्लस y² माइनस 2 बटा √3y 1। ये वर्त का समीकरण है जो कि एक सर्कल है। अगर त्रिज्या विज्या पूछे तो यहां से त्रिज्या, केंद्र पूछे तो केंद्र। अगला सवाल, कैलकुलेशन आ रहा है, बार इन्हें भी छोड़ो, बाद में आशय पर ज्यादा कैलकुलेशन मांगे बिन छोड़ दो, वो भी खुलना परासी, तू भी रुक। हाँ ठीक है, ये पर आ जाओ। एक बार कैलकुलेशन वाला सवाल ने थोड़ी देर आराम देवा, बिना कैलकुलेशन वाला सवाल पर आवा।
हाँ, थोड़ा शायद हो सकता है सीधा लेते तो थोड़ा छोटा हो जाता। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इकाई के घनमूल होते हैं, अगर उन्हें आर्गेंट प्लेन के ऊपर बनाया जाए, उनको एज ए शीर्ष माना जाए, तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें क्या मिलेगा? हमें एक समबाहु त्रिभुज मिलेगा, समबाहु मिलेगा, समद्विबाहु मिलेगा, समबाहु इक्विलेटरल मतलब समबाहु, आइसो सर्कल्स मतलब समद्विबाहु दो भुजाओं वाला, बराबर दो भुजाओं वाला, फिर मिलेगा समकोण त्रिभुज मिलेगा या नन ऑफ दीज मिलेगा। क्या मिलेगा? तो हमें समबाहु त्रिभुज मिलेगा, क्योंकि अगर तीनों को मिला देते हैं तो समबाहु त्रिभुज मिलता है। ये कमाल की बात है कि जो इकाई होते हैं, इकाई के जो घनमूल होते हैं, ये तीन, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इनको अगर हम आर्गेंट समतल पे दिखाएं तो ये आर्गेंट समतल पे ऐसे दिखेंगे। एक तो यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। अगर तीनों को मिलाओगे तो समबाहु त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। चाहे दूरियां निकाल के देख सकते हो। ये वाला बिंदु तो हो गया 1,0, ये वाला बिंदु हो जाएगा -1/2 √3/2। ये दूसरा बिंदु के निर्देशांक हो गए। तीसरे के हो जाएंगे -1/2 और माइनस का √3/2। और इन तीनों बिंदु में आपस में दूरियां निकालोगे तो तीनों दूरियां बराबर आएंगी। इसका मतलब है कि एक समबाहु त्रिभुज है। तीनों दूरियां बराबर आएगी यानी एक समबाहु त्रिभुज बनता है। ये बहुत सुंदर बात है। अगर आप लोगों ने एक लेक्चर देखा, मैंने एक लेक्चर भी डाला था, रूट ऑफ यूनिटी। रूट ऑफ यूनिटी में कमाल की बात पता है, 3 पावर करोगे तो 3 मूल आएंगे और तीनों मूल से समबाहु त्रिभुज बनेगा। 4 मूल अगर आप निकालो उनको मिलाओ तो वर्ग बनता है, वर्ग बनता है। और 5 मूल निकालो उनको मिलाओ तो सम पंचभुज मिलता है। मतलब इसके जितने मूल आप निकालोगे आर्गेंट तल पे मिलाओगे तो आपको उतनी भुजाओं वाला समबाहुभुज मिल जाएगा। एन बनाओगे तो एन भुजाओं का समबाहुभुज मिल जाएगा। तो अगर आपको बहुभुज की शीर्ष पता करने हो, किसी बहुभुज के शीर्ष पता करने हो तो इकाई के मूल निकाल लो। इकाई के मूल उस बहुभुज के शीर्ष होंगे। मतलब आपको एक मान लो एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। अब समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहाँ कहाँ रखें ये पता करना है तो इकाई के मूल निकाल लो, इकाई के घनमूल निकालो। इकाई के घनमूल जो जो आए वहां पे पॉइंट बनाओ और मिला दो, आपका समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। वर्ग बनाना चाहते हैं तो इकाई के 4 मूल निकाल लो, इकाई के 4 मूल जहां जहां आए वहां वहां डॉट कर लो, मिला दो। आपका नापने की आपको स्केल की जरूरत ही नहीं है, बिना स्केल से ही आप वर्ग बना सकते हैं। पंचभुज बनाना चाहते हो तो इकाई की पावर 1/5 करके 5 मूल निकाल लो और पांचों मूलों को डॉट 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 पांचों डॉटों को बनाओ और मिला दो, समपंचभुज बन जाएगा। कितना कमाल है ये, है ना? ये जबरदस्त चीज है। ये क्यूब रूट में होता है। ये इकाई के मूल है सारे, इकाई के मूल है यानी आपका हर चीज इससे कवर हो जाती है। इससे आप हर प्रकार का सम बहुभुज, सिर्फ बहुभुज नहीं, सम बहुभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो वो आपके बहुभुज इनसे बन जाते हैं, इकाई से। और कौन से? वो सारे निकल जाएंगे टोटल। गणित का आई तकड़ी चीज है। गणित का एक चीज सबसे बड़ी बात है, एक चीज दूसरी चीज से कैसे कनेक्ट हो जाती है ये समझ में नहीं आता। एक चीज दूसरी चीज से कैसे कनेक्ट हो जाती है, कैसे आपस में कनेक्ट हो जाती है ये पता नहीं चलता। मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते। एकदम ये लगता है कि इसका रिलेशन इसके साथ कुछ भी नहीं है। दो चीजें हैं जिसको आप साफ तौर पे इनकार कर सकते हैं कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फिर जैसे ही आप उसकी गहनता में जाते हैं आपको पता चलता है कि इनके बीच में तो रिलेशन है। ये प्रकृति की सबसे विचित्र चीज है। आप दो अजीब से अजीब चीज, दो ओड से ओड चीज जो आपस में किसी भी प्रकार से इंटरकनेक्टेड नहीं हो, आप ले आइए और थोड़ा सा उनका गहनता से अध्ययन करिए, आपको पता लगेगा कि इन दो में तो अच्छा खासा रिलेशन है। जो ऊपर से दिख रही है कि एकदम अलग अलग है, अंदर जाते ही पता चलेगा कि ये तो एक है। आप दो कलर उठा लीजिए, आप कहेंगे कि दो कलर है, ये देखिए ये रहा व्हाइट कलर, ये रहा ब्लैक कलर, ये दोनों अलग अलग है। या ये वाला कलर, ये वाला कलर एकदम अलग अलग है। जैसे आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे उस कलर की तो पता चलेगा यार ये तो काफी इंटरकनेक्टेड है, ये तो काफी इंटरकनेक्टेड है। तो दुनिया में कोई चीज ऐसी बनी ही नहीं है। अभी तक का जो अध्ययन हमारा बताता है वो दिखाता है कि कोई चीज दिखने में, ऊपर तक दिखने में हमें भिन्नता नजर आ सकती है, लेकिन गहराई में हर चीज एकम एक हो जाती है। मतलब सब चीज एक हो जाती है।
ये देखो, ये गुणोत्तर श्रेणी है। कुल पदों की संख्या 101 है। कुल पदों की संख्या 101 है। अगर हम यहां से काउंट करें तो 100 तो ये हो ही गए, 100 तो यही हो गए, एक और पड़ा है तो 101 हो गए। और गुणोत्तर श्रेणी का योग होता है ए आर की पावर n-1 बटा r-1। ए आपका प्रथम पद जो कि 1 है, आर आपका ओमेगा उसकी पावर 101 क्योंकि एन का मान 101 है बटा ओमेगा-1। 101 पावर को हम लिख सकते हैं 99 पावर इंटू 2 पावर, क्योंकि टोटल पावर 101 हो जाएगी। तो ये ऊपर आ गया ओमेगा स्क्वायर -1, नीचे आ जाएगा ओमेगा-1। ऊपर वाले के टुकड़े हो गए ओमेगा+1, ओमेगा-1 और ओमेगा-1, ओमेगा+1। और ओमेगा+1 बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर। आप लोग 100 के चक्रों में फंस गए ना, थे सोचा कि 100 पद है, 101 पद है, क्योंकि ओमेगा यहां से लेकर, अगर यहां से मैं काउंटिंग करता हूं 1 नंबर 2 नंबर तो यहां तक 100 नंबर, तो 100 तो यही हो गए, एक और है तो 101 हो गई। बिल्कुल, आप भी बात सही है, यह बात भी सही है। हर 3 को जोड़ 0 है, हर 3 लगातार इकाई के मूलों का जोड़ 0 होता है। मतलब कोई भी 3 पावर, अगर ओमेगा पे 3 लगातार पावर है, जैसे 5 6 7, तो इनका जोड़ 0 होता है। तो 3 का जोड़ा बना शो, तो 99 जोड़ा तक तो सब 0 हो ही गया। 100 पावर और 101 पावर, 2 पद बचे था, 100 पावर और 101 पावर, बस। -12 -5 आइटा का वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल कितना होगा? वर्गमूल का फॉर्मूला क्या था? भूल गया और यार, क्यों? मोड z प्लस ए माइनस पहली हो या बाद में हो, माइनस या तो पहले है या बाद में। तो इसका अगर मोड z, ए का मान तो -12 हो गया, बी का मान -5 हो गया, और मोड z आ जाएगा इसका -12 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 13। 13 -12 बटा 2, बीच में चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पे भी माइनस का आएगा। आइटा ये हो गया 12 और 13 और -12, ये 25 हो गया। तो ये हो गया प्लस माइनस 1/√2 माइनस आइटा 5/√2। ये आंसर 1 -5 आइटा √2 है ना? ठीक है, a प्लस आइटा b बराबर है 4 + 2 आइटा बटा 1 - 2 आइटा। तो बता दो कि a कितना होगा?
परिमीकरण कर दूं। वन प्लस 2 आइटा से गुणा 1 प्लस 2 आइटा का भाग 4 प्लस 8 आइटा 4 तो ये हमारा गया 0 प्लस 2 आइटा। तो वास्तविक भाग तो हो गया 0, यानी ए 0 हो गया, बी 2 हो गया। जेड बराबर माइनस जेड, जेड बराबर माइनस जेड का संयुग्मी होना चाहिए, शायद संयुग्मी होना चाहिए। संयुग्मी नहीं है तो खाली जेड बराबर माइनस जेड तो नहीं होना चाहिए, संयुग्मी कर लेते हैं, सुंदर भी लगेगा। जेड बराबर माइनस जेड का संयुग्मी है, तो बताओ इसमें से सत्य कथन कौन सा है ना। जेड बराबर माइनस जेड तो जेड बराबर 0 आ जाएगा, जेड का मान 0 आती ही वो तो मतलब ही नहीं बनता फिर। तो जेड बराबर माइनस जेड का संयुग्मी है, तो बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई रख दिया, तो एक्स प्लस आइटा वाई माइनस जेड का संयुग्मी एक्स माइनस आइटा वाई। आइटा वाई से आइटा वाई कट गया, एक्स और एक्स 2x हो गया, 2x बराबर 0, एक्स बराबर 0 आ गया। इसका मतलब एक्स का मान 0 है, एक्स का मान 0 है यानी खाली काल्पनिक मान है, तो शुद्ध काल्पनिक संख्या ये, इसका वास्तविक भाग 0 है। जेड का वास्तविक भाग 0 है। आ जाओ, ये और कर दो, शायद पहले कभी पेपर में भी आया हुआ है ये सवाल, कैलकुलेशन वाला, पिछली बार देखा हुआ है मेरा ये। ज्यादा मत सोचो इस सवाल में, ज्यादा सोचने लायक कुछ ही को नहीं। मान रखो, खोलो, जब तो सोचोगा बहुत टाइम बर्बाद कर, जितना सोचोगा उतना ही टाइम बर्बाद करोगा। लास्ट टाइम जो सवाल आया मैं सोचो कि पेपर बनाना रहा कोई सोच समझ कर बनाया उसी, इनमें कोई जरूर कोई ट्रिक होसी, है ना। लास्ट टाइम शायद वो सवाल में करो तो मैं वो पेपर में दी है, तो मतलब वो सोच समझ कर, मैं बिन बुद्धिमान समझ कर सवाल सोचूंगा। वो पेपर में डाले है तो वो सोच समझ कर कुछ इनमें डाले उसी, कोई ट्रिक डाली उसी या कोई और डाली उसी। अब मैं ट्रिक ढूंढ रही हूँ,
बट ट्रिक हुए तो मिल लेना, ट्रिक हुए तो मिल ले, कोई ट्रिक ही को नहीं, फिर भी मान रखियो सोल्व करे और उत्तर आ गयो, मैं झुट्टा फालतू में टाइम खराब और करे। तो ट्रिक हुए मत, एक सोचो कोई ट्रिक होगी तो ही तो मिलेगी ना, कोई ट्रिक हो ही नहीं तो कोई ने यूं ही बना के छोड़ दिया सवाल और आपा ढूंढ रहे अच्छा जरूर कोई ट्रिक है, जरूर कोई राज है, राज है ही नहीं, बनाने वाले ने यूं ही चिपका दिया। लास्ट टाइम शायद ये ऐसा ही, ये एग्जैक्टली अब नंबर तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन ऐसा ही सवाल था और पेपर में भी आया हुआ था, तो मेरे दिमाग में है कि भी पेपर में आया तो कुछ मतलब कुछ होगा इसमें कि यूं सोल्व करो तो जल्दी हो जाएगा या यूं करो, तो मैंने उसमें टाइम खर्च किया, बाद में पता चला कि कोई ट्रिक है ही नहीं, सीधा सवाल है, मान रखो सोल्व करो उत्तर निकालो। तो कई बार आप सवालों में ज्यादा भाव दे दे, है ना, बस एक्स की जगह मान रखो और सोल्व करो, जो है सो है। जय बाबा की। 3 प्लस आइटा की पावर 3, यह आ जाएगा ए क्यूब यानी 27 प्लस 3 ए स्क्वायर बी 27 आइटा प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो 9 माइनस का 9 माइनस का आइटा, ये हो जाएगा 9 9 27 आइटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 3 6 आइटा 6 आइटा इंटू 3 18 आइटा 8 या 24 27 से 27 कट गया और 27 ये हो गया, ये 18 26 26 ये कट गया, एक बच गया और एक और ये वाला एक कट गया, 27 का पूरा हिसाब हो गया और ये हो गया 24, ये हो गया 18 और ये हो गया 5 18 18 और 24 में माइनस का 6 6 माइनस का 15, ये आंसर है। है ना, कई बार फालतू में इस चीज में हो जाता है, हम सोचते हैं कि क्या पता सवाल में कुछ है, क्या पता सवाल में कोई ट्रिक है, हम इसमें सोचने में टाइम बर्बाद कर देते, इससे अच्छा इसमें रख के करते तो वो सोचने वाला टाइम तो बच जाता, है ना, जो सवाल के जो टाइम है वो तो लगता ही लगता, प्लस सोचने वाला टाइम तो बच जाता। कई बार सोच सोच रहे सवाल ना फालतू में लंबो कर लें आप, समझ रहे हो, आप भी एक गलत आदत है कि भाई कई बार आप सवाल के बारे में ज्यादा सोच सोच कर सवाल को वो टाइम खराब कर देना जो सोचना में खराब हो गया, करने का वो तो लगना ही था, अगर आपने 10 सेकंड सोचा या 15 सेकंड सोचा और 15 सेकंड बाद में आपने यही मान रख के सॉल्व किया, तो 15 सेकंड तो गए ना सोचने वाले, वो तो बेकार हो गए। तो कई बार ज्यादा सोचना भी ठीक होनी है, सीधे मान रखो सॉल्व करो, कम से कम 15 सेकंड तो बचा ले शो। cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा बराबर 1 माइनस सी स्क्वायर बराबर एन सी माइनस 1, ये डैश डैश किसके बराबर होगा? इसे छोटा करके लिख लो, ई की पावर आइटा थीटा लिख लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, लिखने में भी आसानी होगी।
1 प्लस एन ई की पावर आइटा थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस एन 1/x को ऊपर लिया ई की पावर माइनस आइटा थीटा। ठीक है, लिखने में आसानी है, देखो इतना छोटा सा, वरना कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इतना बड़ा लिखो, इससे आराम से निपट जाएगा ये। बस ब्रैकेट खोलो, 1 से गुणा करते 1 प्लस एन ई की पावर माइनस आइटा थीटा प्लस एन इंटू ई की पावर आइटा थीटा प्लस एन स्क्वायर ई की पावर आइटा थीटा और ई की पावर माइनस आइटा थीटा कट गया, एन स्क्वायर आ गया, सी बटा 2n 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस इन दोनों में से n कॉमन निकाल लो, ई की पावर आइटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आइटा थीटा। ई की पावर माइनस आइटा थीटा क्या होगा, कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। जब दोनों को जोड़ोगे तो काल्पनिक भाग कट जाएंगे, 2 कॉस थीटा बच जाएगा। अब सवाल का जो अगला हिस्सा दिया है इससे निकाल के लाते हैं कुछ मान, क्योंकि ऑप्शन में n है ही नहीं, ऑप्शन में n नहीं है तो n को हटाना होगा। दोनों साइड वर्क करने पर 1 माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2nc, 1 से 1 कट गया, पूरे सवाल में c का भाग लग गया, 2n इधर आ जाएगा, c इधर आ जाएगा, 2n बराबर n स्क्वायर प्लस 1, तो c बराबर आ गया 2n बटा n स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम ब्रैकेट खोलें इसको, 2n को अंदर ले जाएं तो 1 प्लस एन स्क्वायर बटा 2n हो गया, प्लस 2n से 2n कट गया, कॉस थीटा आ गया। ठीक है, इसकी जगह मान रख दो, इसका मान 1 प्लस एन स्क्वायर बटा 2n, ये उल्टा आ जाएगा जो कि 1/c आ जाएगा, इसकी जगह 1/c आ गया। ब्रैकेट खोलने पर 1 प्लस सी कॉस थीटा। ठीक है, अगला सवाल 199। और डॉट डॉट की बात को बे मतलब में झूठो ही डॉट डॉट लगा रखे, और डॉट डॉट कुछ को नहीं, वो है ABC प्लस 1/ABC।
ABC प्लस 1 बटा ABC, ABC प्लस 1 बटा ABC। तो अगर फर्स्ट वाले को लें पहले इसको, तो लघुत्तम लेने पर या a से गुणा करने पर यह आ जाएगा 2a कॉस अल्फा 1 बराबर a स्क्वायर प्लस 1। श्री धराचार्य लगाने पर 4 कॉमन निकाल लो, बाहर आके 2 हो जाएगा, 2 से 2 कॉमन लेके कट जाएगा, और यहाँ पे इसको -4 है ना, 1 माइनस को स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा, वो साइन अल्फा हो गया, और जो माइनस रह जाएगा वो आइटा बन गया। खाली प्लस का ले तो ये हो गया e की पावर आइटा अल्फा 1, a बराबर आ गया e की पावर आइटा अल्फा 1। इसी प्रकार b बराबर आ जाएगा a बराबर e की पावर आइटा अल्फा 1, b बराबर e की पावर आइटा अल्फा 2, c बराबर e की पावर अल्फा 3। अगर हम ए बी सी को गुणा कर दें, ए बी सी की गुणा हो जाएगी e की पावर आइटा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। और अगर हम इसे पलट दें, 1/ABC निकालें, तो ये बट्टे में आ जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस आइटा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। फिर दोनों को जोड़ दें, ABC प्लस 1/ABC। जब ये खुलेंगे तो इनके काल्पनिक भाग कट जाएंगे, वास्तविक भाग बच जाएंगे, तो 2 कॉस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। 2 कॉस वाला कोई है नहीं, तो वो तो नन ऑफ दीज हो गया। नन ऑफ दीज। ये सवाल बहुत पुराने सवाल है, बहुत बहुत पुराने सवाल है। ये सवाल आपको आरबीएससी वाली बुक्स में देखने को मिल जाएंगे, और आरबीएससी वाली जो बुक्स है वो है आज से, मतलब उनका जब उद्गम हुआ होगा, जब वो शुरू हुई होगी, वो शायद मेरे ख्याल से 1995 या 1994 के आसपास वो किताबें शुरू हुई थी, है ना। हमने भी वो किताबें पढ़ी है, तो हमसे भी पुरानी किताबें हैं वो, और हमसे भी पुरानी किताबें हैं, तो इसका मतलब वो शायद 95 या 90 के आसपास वो किताबें आई होंगी, या उससे पहले आई होगी, उसके बाद आई होगी, तो तकरीबन उस टाइम की किताबें हैं। यानी ये सवाल इतना पुराना है, यानी 30-35 साल पक्का है। और अगर आरबीएससी की किसी बुक में कोई सवाल आया है, इसका मतलब वो सवाल ओरिजिनल तो नहीं होगा, वो भी कहीं ना कहीं से उठाया होगा, यानी इसका इतिहास बहुत पुराना होगा इस सवाल का। इस तरीके से सॉल्व करना बड़ा सिंपल सा होता है, आप ABC मान निकालते हैं, इसका तय ही होता है, इसका आंसर यही आता है, a बराबर कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, ये आना है। इस टाइप की समीकरण होती है तो आंसर यही आता है। फिर उसको बस गुणा मान रखते हैं, वास्तविक भाग कट जाते हैं, कभी कभी घटा देते हैं तो काल्पनिक भाग कट जाते हैं, कभी वास्तविक भाग कट जाते हैं, दूसरा उत्तर आ जाता है। हाँ उस हाँ, आप लोग तब दुनिया में नहीं रहे होंगे। ऐड किया वास्तविक भाग से, वास्तविक भाग कट गया, काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग कट गया। इसे जब खोलोगे ना आप, तो खोलने पर ये क्या आएगा, ये आएगा कॉस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस आइटा साइन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। जब इसे खोलोगे तो इसमें आएगा कॉस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 माइनस
आयटा साइन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, साइन वाला पार्ट कट जाएगा और कॉस 2 कॉस हो जाएंगे। आठ आयटा का घनमूल निकालो। हाँ, दोहरा शतक हो गया हमारा। दोहरा शतक क्यों हो यार, झुट्टो ही हो गया। हाँ, गड़बड़ चाले, नंबरिंग में गड़बड़ है यार। ओ 1 और 93 है। ये 93 है, अचानक सही नंबर वो 94 है। और 95 है, 96, 97, 98, 99 और 100। अब ठीक है। तो मेरे को 200 कहाँ से हो गया यार, 100 तक ही है और 200 तक जाते हैं तो 15 दिन और चाहिए। अगर यहाँ से 200 तक जाते हैं तो लगभग लगभग 15 दिन तो नहीं, क्योंकि 15 का एवरेज रहता है हमारा, तो 15 का एवरेज रहता है तो 15 छिक 90, मतलब एक हफ्ता और चलते हैं तो हम इसके ऊपर 100 क्वेश्चन और कर सकते हैं। अगर अगला हफ्ता एक हफ्ता और देते हैं तो 100 क्वेश्चन और हो जाएंगे, मतलब इस पे 200 हो जाएंगे। आठ तो बाहर निकाल दो, 8 तो बाहर आ गया, आयटा को अंदर रहने दो। आयता का धुरी रूप लगा लो। आयटा का धुरी रूप होता है cos 90 प्लस आयटा साइन 90। तीनों मूल निकालना चाहते हो तो cos 2m पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आयटा साइन 2m पाई प्लस पाई बाई 2। और 1/3 आगे आ जाएगा, cos 1/3 2m पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आयटा साइन 1/3 2m पाई प्लस पाई बाई 2। m का मान 0 1 2, m का मान 0 रखने पर cos पाई बाई 6 आयटा साइन पाई बाई 6। cos 30 का मान √3/2 आयटा 1/2, ये आ जाएगा √3 प्लस आयटा। है क्या, है तो काम यही हो जाएगा। कौन नहीं, मतलब परेशान कर सी। ठीक है चलो, आओ फिर आगे चलते हैं। नहीं आ रहा इसका मतलब m बराबर 1 लेने पर
2 पाई प्लस पाई बाई 2। चार पाँच, 5 पाई बटा 6। 5 पाई होता है 150। 5 पाई बटा 6 होता है 150। कॉस 150 का मान होता है माइनस का अंडर रूट 3 बटा 2। साइन का होता है 1 बटा 2। ब्रैकेट खोलने पर माइनस अंडर रूट 3 प्लस आएगा। ये तो है, हाँ ये है। डन। हाँ, शुरुआत में तो क्या होता है, थ्योरी पढ़ते हैं ना हम, तो शुरुआत में थ्योरी पढ़ते हैं तो उस वजह से थोड़ा सा एवरेज कमजोर पड़ जाए। अभी 12 दिन शायद इसके 11 या 12 दिन चल रहे हैं। कौन सा लेक्चर है ये? 12वां लेक्चर है ना? के नाम है, हाँ 11वां लेक्चर है ये। अब 11 लेक्चर में अगर आप 100 सवाल करें तो थ्योरी भी तो चल रही है, थ्योरी भी तो साथ में चल रही है। तो थ्योरी का अगर 11 दिन है तो 11 दिन में से थे 3-4 दिन आज समझ लो कि थोड़ी थ्योरी जो है 4 दिन थ्योरी भी खाई है। तो 4-5 दिन अगर थ्योरी का निकाल दें तो 7 दिन, तो 7 दिन में 100 सवाल हो जाए, मतलब 7 दिन अगर और देवा आप एक हफ्ता और देवा तो 100 क्वेश्चन और कराया जा सके। लेकिन भाई है वही, फिर प्रॉब्लम है ना वही है, कहीं ना कहीं तो 100 को 200 करने के बाद में भी फिर आई रही चलो 100 और कर लिया, लेकिन उसका इफेक्ट फिर दूसरे टॉपिक पे पड़ेगा, क्योंकि सारे टॉपिक का एक सेट है कि भाई इससे ज्यादा आप उस टॉपिक को नहीं दोहरा सकते। कहीं तो है कि भैया ठीक है हो गया, लास्ट टाइम के भी क्वेश्चन है, इस बार के भी है, फाउंडेशन वाले भी है, तो अपने आप में एक बार पर्याप्त हो गया, ठीक है। अब थर्ड टाइम आएंगे तब और 100 सवा 100 कर लेंगे और बढ़ा देंगे। अब एक बार में इतना ही ठीक है। एक बार यहाँ से चलते हैं, आगे वाले पे आते हैं। अगले टॉपिक भी हमारा इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा नंबर भी आए। ठीक है, एक वो जो बीच में क्वेश्चन छोड़े थे थोड़ा थोड़ा उनका जिक्र भी कर लेते हैं, वो कैलकुलेशन वाले थे। अब इसका पहले तो पूरा सॉल्व करो, कैलकुलेशन ज्यादा था इसलिए इसको पूरा सॉल्व करो, मानक रूप में बदलो, इसे पूरा सॉल्व करो, मानक रूप में बदलो। मानक रूप में बदलने के बाद में उसका रियल पार्ट निकालो। जैसे रियल पार्ट ए है, ए निकाल दिया, उसको 1 के बराबर रखो। फिर जो समीकरण आए एक्स वाई के पदों में आएगी, उस समीकरण में से ये पॉइंट रख के देख लो किसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या बनेगा, सर्कल बनेगा जिसका सेंटर ये होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसकी ढाल ये होगी, या ऐसा सर्कल जिसका व्यास इतना होगा, एक स्ट्रेट लाइन जिसकी ढाल इतनी होगी। इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो पता चल जाएगा समीकरण निकालने के बाद। ठीक है, तो कैलकुलेटिव है, देख लेना। एक और छोड़ा था, ये रहा, ये भी सेम कहानी, इसकी भी वही है कि भाई इसका जो रियल पार्ट है वो 1 के बराबर है। मतलब इसे सॉल्व करो, जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई रखो, रखने के बाद इसको मानक रूप में चेंज कर दो, परिमेयकरण करके मानक रूप बना दो। मानक रूप बनाने के बाद में जो उसका रियल पार्ट है उसको 1 के बराबर रख दो, और फिर जो समीकरण आए उसमें देखो वो किस बिंदु को संतुष्ट करता है। एक्स और वाई की जगह ये मान रख के देखो कौन इसे संतुष्ट करता है और कौन नहीं करता। जो करता है वो आंसर है, जो नहीं करता वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो इसको अब विराम देते हैं, शांति करते हैं इसको। ओम शांति शांति, कॉम्प्लेक्स की शांति करते हैं, है ना। रुकना है, देखो जरूरी हो जाता है कि ये चीजें, अच्छा लगता है कि और शो करें, मजा ही आता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन फिर वही चीज, हम कंपटीशन में भी है, भावनाओं में बहने से काम नहीं चलेगा ना। ज्यादा भावनात्मक होना भी सही नहीं है भाई। ऑब्वियसली चीज ये भी तो समझो ना कि आप एक डेडलाइन में भी है। अब आप एक डेडलाइन में भी है और डेडलाइन में उसको भी फॉलो करना पड़ता है। आप कोर्स को गुजरना भी तो जरूरी है। खाली कॉम्प्लेक्स बेहतर हो गया, बाकी वेक्टर हुआ ही नहीं, कॉम्प्लेक्स बहुत बेहतर हो गया, तो उसका भी क्या फायदा। तो एक बैलेंस लेके चलना पड़ता है कि ठीक है, अच्छा लगता है कि 100 और करे और अच्छा लगेगा, लेकिन फिर वेक्टर
वेक्टर के बाद और टॉपिक, उनका क्या होगा, तो उन पे वो जाएगा। इसे जितना टाइम देंगे उनका टाइम कम होता चला जाएगा। तो सबको सही समय मिले, ये भी तो जरूरी है ना। चलो मिलते हैं आप लोगों से अब फिर अगली क्लास में।